हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पंडित चैनल में। इस चैनल में आपको डेली करंट अफेयर्स एक्सप्रेस लेके आई जाती है, जिसमें आपको डेली नेशनल इंटरनेशनल इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ का एनालिसिस कराया जाता है। इसके अलावा कोई ऐसे टॉपिक्स जिन्हें अलग से बताए जाने की ज़रूरत है, उनका भी एक अलग से डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए आगे आने वाले और भी अच्छे अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स और न्यू न्यू चीज़ों के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का न्यूज़ क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे 10 सितंबर के बारे में। 10 सितंबर में जो भी नेशनल न्यूज़ इंपॉर्टेंट हमारे पास आई हैं उनके बारे में। इनके टारगेट एग्जाम्स की बात की जाए तो यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज और इन एग्जाम्स के अलावा ऐसे सारे एग्जाम्स जिनके अंदर करंट अफेयर रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने पहले आर्टिकल की तरफ। हमारा पहला आर्टिकल है, इसी प्रपोजेस 10% हाइक इन पोल कैंपेन एक्सपेंडिचर कैप। देखिए इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने एक प्रपोजल रखा है गवर्नमेंट के सामने कि चूंकि अभी कोरोना वायरस है, मतलब स्पेशली इसके लिए अभी कहा गया है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर रखते हुए जो पोल्स या इलेक्शंस अभी आने वाले हैं, स्पेशली अगर हम लोग अभी बिहार की बात करें जिनमें अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उनका मानना है कि अभी यहाँ पर कोरोना वायरस को देखते हुए खर्चे ज्यादा होंगे, इसीलिए जो कैंपेन एक्सपेंडिचर इनको मिलता है पोल के ऊपर या जो इलेक्शंस होते हैं उनमें 10% हाइक हमें मिलनी चाहिए, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने प्रपोजल रखा है। और ये सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं, आगे आने वाले सारे फ्यूचर इलेक्शंस पे एप्लीकेबल होगा। तो लॉ मिनिस्ट्री के जो सूत्र हैं उनके अनुसार received a proposal from the EC last week कि जो रूल 90 है, जो हमारा कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 है, उसमें जो रूल 90 है उसको अमेंड किया जाए और जो एक्सपेंडिचर कैप है उसको बढ़ा दिया जाए, हाइक मिल जाए इसमें, जो कि असेंबली इलेक्शंस जो अभी बिहार में होने वाले हैं उस समय से ये लागू हो जाएगा। अगर हम अभी करंट सीलिंग की बात करें तो करंट सीलिंग जो है स्टेट पोल्स के लिए बिहार में वो है 28 लाख। तो इसको जब अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो 10% हाइक जब मिलेगी तो ये हो जाएगा आपका 30.8 लाख। The last hike in the expenditure ceiling was effected before the 2014 लोकसभा इलेक्शंस। इससे पहले हाइक मिला था। यहाँ पे ईसी ने जो अपना पॉइंट रखा है प्रपोजल्स के लिए, तो उन्होंने जो अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि अभी जो कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है उसको देखते हुए अभी और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है कि हम इतने एक्सपेंडिचर में या इतने अमाउंट में जो हम लोग अपना पोलिंग जो लोग करते हैं, जो इलेक्शंस हो सके। अभी जो रैलीज होंगी, जो मीटिंग्स होगी, उनके जो प्रोटोकॉल्स होंगे, अगर उनको हम देखा जाए जैसे स्मॉल गैदरिंग्स करनी है, ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, तो इससे खर्चा और बढ़ जाएगा। इसकी वजह से 10% हाइक मिलना चाहिए। करंट एक्सपेंडिचर लिमिट मैं आपको बता चुकी हूँ स्टेट के लिए, ये डिफर करता है स्टेट और पार्लियामेंट इलेक्शंस, डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अगर हम लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो लोकसभा इलेक्शंस में एक कैंडिडेट को 50 लाख से 70 लाख रुपए तक का एक्सपेंडिचर कैप मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द वो कौन से स्टेट से इलेक्शन लड़ रहा है। यानी स्टेट में तो डिफर करता ही है स्टेट इलेक्शंस में, एंड जो आपके पार्लियामेंट इलेक्शंस होते हैं उसमें भी स्टेट टू स्टेट डिफर करता है कि आप किस स्टेट से आते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए आप 50 लाख और 70 लाख तक का एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। तो ये ईसी के द्वारा प्रपोजल रखा गया है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारा है वो डिप्यूटी स्पीकर से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या न्यूज़ है। अधीर राइट्स टू लोकसभा स्पीकर अर्जेस हिम टू इलेक्ट अ डेप्यूटी दिस सेशन। देखिए आप सभी को पता है कि जो पार्लियामेंट होता है उसमें एक स्पीकर होता है और एक डेप्यूटी स्पीकर भी होता है। जब स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन कराया जाता है। लेकिन जब से 17th लोकसभा आपकी हुई है, 17 लोकसभा के बाद से जो हमारे डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो एम्प्टी है, यानी अभी तक उसमें कोई भी इलेक्शंस करके कोई भी मतलब नहीं आया है, डिप्टी स्पीकर लोकसभा में नहीं है। तो यही कांग्रेस लीडर ने लोकसभा में पॉइंट उठाया अधीर रंजन चौधरी ने कि हमको यहाँ पे जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है
यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि जब लोकसभा के स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है उसके बाद डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कराया जाता है। तो क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि इतने टाइम तक डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली रहे, तो अभी हाई टाइम है कि हमको यहाँ पर इलेक्शंस कराने चाहिए या सर्वसम्मति से चुनना चाहिए। अगर हम डिप्टी स्पीकर की बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट कि डिप्टी स्पीकर आखिरकार क्या होता है। देखिए, ये जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो आइडिया है, या हम कह सकते हैं कि जो ये आया है वो ओरिजिनेट हुआ है 1921 में गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 के तहत। उस टाइम से 1921 से ये स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की पोस्ट चली आ रही। इससे पहले इसका कुछ और नाम हुआ करता था, लेकिन अब इसे स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के नाम से बुलाया जाता है। हमारा जो आर्टिकल 93 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है, वो डील करता है इलेक्शन से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा दोनों के। आर्टिकल 93 वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। अगर हम डिप्टी स्पीकर की बात करें तो डिप्टी स्पीकर को जो इलेक्शंस होते हैं वो लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन के बाद होता है, और लोकसभा मेंबर्स जो होते हैं वो उसको आपस में ही सिलेक्ट करते हैं, मतलब आपस में सर्वसम्मति से या फिर इलेक्शंस के थ्रू आपस में उनको सिलेक्ट किया जाता है। जो डेट होती है कि डिप्टी स्पीकर को कब इलेक्शन उनका होना है, ये फिक्स करते हैं स्पीकर। इसीलिए जब एक बार स्पीकर के इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद स्पीकर डिसाइड करते हैं कि डिप्टी स्पीकर के पोस्ट के लिए जो इलेक्शंस होना है वो कब होगा। ये एक कन्वेंशन के थ्रू, मतलब एक कन्वेंशन बना दिया गया है कि जो डिप्टी स्पीकर होते हैं आमतौर पर वो अपोजिशन पार्टी से होते हैं, कि नॉर्मली जो पार्टी रूल कर रही है उसे लोकसभा स्पीकर मतलब बनाया जाता है। तो बाय कन्वेंशन ये कर दिया गया है कि जो डिप्टी स्पीकर की पोजीशन होगी वो अपोजिशन पार्टी से मिलेगी, यानी अपोजिशन पार्टी का कोई मेंबर डिप्टी स्पीकर की पोस्ट पे इलेक्ट हो सकता है। अब इनका काम क्या होता है, कभी भी लोकसभा में जो हमारे स्पीकर हैं अगर वो बीमार हैं या किसी भी वजह से लीव पे हैं या फिर उनकी किसी रीजंस की वजह से डेथ हो जाती है, उस केस में जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरह वर्क करते हैं, और यहाँ पे उनको वो सारी चीज़ें उस टाइम पे प्रोवाइड की जाती हैं। जो एक स्पीकर जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, वैसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एब्सेंस ऑफ अ स्पीकर इन लोकसभा हमारे डिप्टी स्पीकर निभाते हैं। तो ये था हमारे डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में डिटेल्स, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं आगे। L&T reaches out to IIT Madras for expert help with design concrete quality। देखिए यूपीएससी में अगर आप कोई ऐसे लिखते हैं उस टाइम पे ये पॉइंट काम आ सकता है, लेकिन जो लोअर एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को यहाँ रखा है। आप सभी को पता है कि अयोध्या में जो राम टेम्पल बनने वाला है उसके कंस्ट्रक्शंस के लिए कमेटी बनाई गई है, जहाँ पे प्लान तैयार हो रहा है कि मंदिर किस तरीके से बनाया जाएगा। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने जो कंस्ट्रक्शन कमेटी बनाई है टेम्पल को लेकर के, वो वर्क कर रही है कि राम मंदिर का जो स्ट्रक्चर बनना चाहिए वो कैसा बनेगा, उनकी डिटेल्स के ऊपर। तो जो लार्सन एंड टर्बो यानी कि L&T कंपनी है जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है मंदिर बनाने के लिए, उन्होंने IIT मद्रास को कांटेक्ट किया है ताकि वो अपनी एक एक्सपर्ट हेल्प, एक्सपर्ट ओपिनियन प्रोवाइड कर सके डिज़ाइन रिलेटेड, और कौन सा कंक्रीट यूज़ करना है उसके क्वालिटी रिलेटेड, यानी डिज़ाइन और क्वालिटी ऑफ कंक्रीट क्या यूज़ होना चाहिए उससे रिलेटेड L&T ने IIT मद्रास को कांटेक्ट किया है। अगर हम ट्रस्ट मेंबर्स के अकॉर्डिंग माने तो जो राम मंदिर बनने वाला है उसमें टोटल 1200 पिलर्स होंगे और हर एक 200 फीट होगा ग्राउंड के नीचे। Among the other things confirmed is that on-ground construction including the digging of the rest of the pillar is expected to start after October 15। जो on-ground construction है अगर हम माने तो वो अक्टूबर 15 से स्टार्ट हो सकता है, और जनवरी 2023 तक ये तारीख दी गई है कि जनवरी 2023 तक ये कंस्ट्रक्शन जो है राम मंदिर का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आज के आर्टिकल में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में अगर हम देखें, गोल्डन टेम्पल सेंटर अलाउज फॉरेन डोनेशंस। इस आर्टिकल में ये इम्पॉर्टेंट है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जिसको मैंने कल एक
न्यूज़ है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF, जो आजकल काफ़ी चर्चा में है, उसमें भी ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र हुआ था। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर जाके देखिए कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स क्या है और उसका क्या रोल है। तो जब गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसके बाद से इस गुरुद्वारे में फॉरेन फंडिंग, जो बाहर से विदेशों से आने वाली फंडिंग है, उसको रोक दिया गया था। लेकिन अब 1984 के बाद से पहली बार गोल्डन टेम्पल को ये मतलब एक्सेप्टेंस मिल गया है मिनिस्ट्री की तरफ से कि वो फॉरेन डोनेशंस को अब रिसीव कर सकती है। Sources said the overseas funding route has been cleared for the shrine for the next 5 years, यानी अगले आने वाले 5 सालों तक जो गोल्डन टेम्पल है वो फॉरेन जो डोनेशंस हैं वो ले सकती हैं। ये किया गया है FCRA के तहत, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट। इसमें मतलब कोई भी फॉरेन डोनेशंस गिफ्ट के फॉर्म में या मनी के फॉर्म में किसी भी NGO या टेम्पल्स वगैरह को दी जाती है, FCRA के तहत उनकी एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई गई है। उस गाइडलाइंस में आने के लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं कि कौन सा मंदिर या कौन सा NGO या कौन सा गुरुद्वारा इन एनी फॉर्म, कोई ट्रस्ट कब FCRA के अंडर आती है और कब वो एप्लीकेबल होती है फॉरेन डोनेशंस के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं FCRA के ऊपर, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद यानी 1984 के बाद अब गोल्डन टेम्पल को FCRA के तहत फॉरेन डोनेशंस को मतलब लेना, प्रपोजल जो था उनका वो एक्सेप्ट कर लिया गया है अगले आने वाले 5 सालों के लिए। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड। आप सबने बहुत नाम सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी का। प्लाज्मा थेरेपी में नॉट रिड्यूस मोर्टेलिटी सजेस्ट ICMR स्टडी। ICMR की स्टडी में देखा गया है कि प्लाज्मा थेरेपी जो कोविड-19 पेशेंट्स को जितनी हेल्प मिलनी चाहिए, जितना कहा जा रहा था जो बेनिफिट मिलना चाहिए, उतना नहीं मिला और मोर्टेलिटी रेट को भी रिड्यूस करने में ये कोई मददगार उतनी साबित नहीं हो रही है। ये जो प्लाज्मा थेरेपी होती है, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा was not associated with reduction in mortality, यानी मोर्टेलिटी कम करने में, और प्रोग्रेशन टू severe COVID-19 suggest a study by ICMR published in Medrix, a preprint server for health sciences। यानी मोर्टेलिटी रेट कम करने में या फिर सीवियर कोविड-19 पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने में कारगर साबित नहीं हो रही है प्लाज्मा थेरेपी। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी एक्चुअली में है क्या। तो देखिए, अभी तक ICMR का जो प्लेसिड ट्रायल था, यानी जो प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल था, ये देखने के लिए था कि कोविड-19 के ऊपर इसका कितना इफेक्ट है या कितना कारगर वो उसकी ट्रीटमेंट में साबित हो सकती है। लेकिन 28 डे मोर्टेलिटी और प्रोग्रेशन टू सीवियर डिजीज़ में ऐसा कोई डिफरेंस हमें देखा नहीं गया कि जिन पेशेंट्स को हमने प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू ठीक किया या उनके अंदर प्लाज्मा थेरेपी अपनाई गई और जिनको बेसिक स्टैंडर्ड केयर दिया गया, उनके अंदर कोई डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिला। तो ये थी न्यूज़ आर्टिकल। अब हम पढ़ते हैं कि ये प्लाज्मा थेरेपी यानी कि CPT एक्चुअली में क्या है। देखिए, कभी भी जो वैक्सीनेशन की प्रोसेस जो होती है उसमें एक्चुअली क्या किया जाता है कि जो वायरस होता है उसका एकदम डेड फॉर्म या जो उसका एकदम लास्ट डोमिनेंट जो फॉर्म होता है उसको बॉडी में डाला जाता है। हमारी बॉडी कोई भी वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। कोई भी वायरस जब बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट, उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। और हमारे अंदर एक जैसे RBC होता है रेड ब्लड सेल्स, उसी तरीके से WBC होता है वाइट ब्लड सेल। अगर आसान भाषा में इसे कहा जाए तो हमारे अंदर डिजीज से जो बीमारियां होती हैं उससे फाइट करने के लिए WBC काम आता है, यानी हमारा एक डिफेंस गार्ड की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे ये एंटीबॉडीज जब प्रोड्यूस होती है उसके बाद WBC हेल्प करता है इन वायरस से इसको लड़ने में। और एक बार जब एंटीबॉडीज बन जाती है तो वो वायरस जब एक्चुअली में बॉडी में एंटर करता है तो उस समय एंटीबॉडीज प्रिपेयर रहती हैं इन वायरस से, वो उनके लिए अनजान नहीं होते। तो यही प्लाज्मा थेरेपी में चीज़ें अपनाई गई। यूज ऑफ द एंटीबॉडीज डेवलप इन द रिकवर्ड पेशेंट अगेंस्ट द कोरोना वायरस,
यानी जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं, जो रिकवर हो चुके हैं, जिनका स्वैब टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, उनकी एंटीबॉडीज़ को लेकर के जब हम जिनको कोरोना वायरस है प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू उनके अंदर इंसर्ट करते हैं, तो ये देखने के लिए ट्रायल चल रहा था कि कितना इफेक्टिव ये हो सकता है। तो क्या किया जाता है कि जो कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं उनके ब्लड को यूज़ किया जाता है जो अभी कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं उनके अंदर। Blood donated by people who have recovered from COVID-19 has antibodies to the virus that causes it. क्योंकि अभी COVID-19 उनको हुआ है तो उनकी बॉडी में ऑलरेडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। तो इन्हीं एंटीबॉडीज को जब हम पॉजिटिव पर्सन के अंदर अगर डालते हैं तो उनके अंदर भी उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएंगी। द डोनेटेड ब्लड इज प्रोसेस टू रिमूव ब्लड सेल्स, सिर्फ उसमें जो लिक्विड यानी कि जो प्लाज्मा रहता है वो एंड जो एंटीबॉडीज़ है उसको ही सिर्फ उस जो पेशेंट रिकवर्ड नहीं हुआ है उसके अंदर डाला जाता है। दिस कैन बी गिवन टू पीपल विथ COVID-19 टू बूस्ट देयर एबिलिटी टू फाइट विद द वायरस। तो ये CPT है, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। ये पैसिव इम्यूनाइजेशन जो मैंने अभी आपको समझाया पूरा प्रोसेस सिमिलर होता है उसी की तरह। जब भी एक वैक्सीन डाली जाती है बॉडी में तो मैंने अभी आपको बताया कि इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, और जब बाद में ये वैक्सीनेटेड पर्सन, अब वो वैक्सीनेटेड हो चुका है, जब इस वैक्सीनेटेड पर्सन के अंदर वो रियल पैथोजन जब एंटर करता है तो उस समय हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है वो ऑलरेडी उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर लेती है कि अच्छा ये तो वही पैथोजन है जो पहले आया था। तो अब उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज तुरंत ही प्रोड्यूस कर देती है और जो उसका इन्फेक्शन होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। तो बेसिकली इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन जो हम लोग कहते हैं उसका यही प्रोसेस होता है। तो आई होप आपको CPT समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में अभी कोरोना वायरस के चक्कर में। तो CPT थेरेपी मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में समझाई। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है 1 in 3 हाई स्कूलर गेट्स प्राइवेट कोचिंग। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया में प्राइवेट कोचिंग्स को लेके, प्राइवेट ट्यूशन्स हो गए, उनको लेकर के एक बिजनेस चल रहा है। इन रियल वर्ड्स अगर मैं बताऊं तो इन सब को लेकर के एक बिजनेस चल रहा है, और इस बिजनेस में जो हाउस होल्ड्स हैं या जो पेरेंट्स हैं उनका कितना ज़्यादा जो स्टडीज़ में खर्चा हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्राइवेट ट्यूशन्स और कोचिंग्स। क्योंकि सभी को आजकल ऐसा लगता है कि स्कूल्स में उतना नहीं पढ़ाया जाता जितना कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है। तो उसी के देखते हुए एक रिपोर्ट आई हमारे पास और उसमें ये बताया गया कि इंडिया में 5 में से 1 स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्कूल एजुकेशन के साथ साथ प्राइवेट कोचिंग्स भी लेते हैं। यानी 5 में से हर एक बच्चा प्राइवेट कोचिंग जाता है, जिसमें से 1 in 3 एट द सेकेंडरी स्कूल लेवल या फिर क्लास 9 और 10 में। यहाँ पे एक मैंने आर्टिकल वहाँ का लेकर के यहाँ डाला है, NSO की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि प्री प्राइमरी में 11.6%, प्राइमरी में 16.4%, अपर प्राइमरी में 21.9%, सेकेंडरी में 30.2%, हायर सेकेंडरी में 27.5%, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट बिलो ग्रेजुएट लेवल 7.3, यानी टोटल 19.8 ऑल अगर हम देखें तो इतने बच्चे हैं जो प्राइवेट कोचिंग्स लेते हैं, यानी स्कूल के शुरुआती दौर से लेके आखिरी के दौर तक। मोर देन 30% ऑफ स्टूडेंट्स इन सेकेंडरी ग्रेड्स सप्लीमेंट देयर स्कूल एजुकेशन विथ प्राइवेट ट्यूशन्स, यानी कि जो सेकेंडरी ग्रेड होता है उसमें 30% से ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो स्कूल एजुकेशन के साथ साथ प्राइवेट कोचिंग्स भी जाते हैं। तो इतना डेटा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने आपको बताया कि हर 5 में से 1 स्टूडेंट जो है वो स्कूल एजुकेशन के साथ साथ प्राइवेट कोचिंग्स भी लेता है। ये आप ऐसे में लिखने के लिए आपके काम आ सकता है। अब हम इसकी डिटेल में देखें तो मैंने आपको बताया कि नेशनल सैंपल सर्वे NSS के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई, एक 75th राउंड किया गया था, कंडक्टेड बिटवीन जून 2017 से जुलाई 2018 तक, कि एक घर कितना खर्चा करता है या कितना कंजप्शन करता है एजुकेशन से रिलेटेड। तो इस रिपोर्ट जो अभी लेटेस्ट आई है इसके अकॉर्डिंग उसमें ये बताया गया कि 19.8% जो स्टूडेंट, जो पीछे मैंने आपको आर्टिकल में दिखाया था,
पूरे लेवल्स पे शुरुआती दौर से लेके आखिरी यानी प्री प्राइमरी से ग्रेजुएट स्टूडेंट्स तक उनमें 19.8% स्टूडेंट्स हैं जो प्राइवेट कोचिंग जाते हैं स्कूल्स के साथ साथ। अगर हम अर्बन अपर कास्ट की बात करें तो अर्बन अपर कास्ट बॉयज यानी शहरी क्षेत्रों में जो रिच पीपल्स होते हैं उनमें 52% जो हैं वो कोचिंग्स लेते हैं इन कंपैरिजन टू जस्ट 13.7% ऑफ रूरल बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज। क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज का नंबर ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि इनको एक तो एजुकेशन वैसे ही ईजिली नहीं मिलती है, तो कुछ होते हैं जो प्राइवेट कोचिंग्स ले पाते हैं, तो उन्हीं कुछ में से ये 13.7% है जो प्राइवेट कोचिंग्स ले रहे हैं। बाकी इन लोगों को स्कूल ही मिल जाता है, वही बहुत होता है। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं। अगर हम स्टेट की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल में देखा गया कि इस स्टेट में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं जो एक्चुअली प्राइवेट कोचिंग पे सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। मतलब रेगुलर स्कूल से भी ज़्यादा इनका महंगा होता है प्राइवेट कोचिंग्स, और प्राइवेट कोचिंग्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट 20% of the total cost of education for those in secondary and higher secondary school। यानी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में एक बच्चे का जितना खर्चा होता है आपका, उसमें से 20% तो प्राइवेट कोचिंग फीस ही होती है सिर्फ। यानी यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि स्कूल्स में जहाँ पे हम बढ़ावा दे रहे हैं कि स्कूल्स में सबसे बेस्ट एजुकेशंस मिल रही हैं, बट फिर भी बच्चों का या पेरेंट्स का या हाउस होल्ड्स का जो झुकाव है वो प्राइवेट कोचिंग्स की तरफ बहुत ज़्यादा है। यानी लोग स्कूल पे उतना खर्चा करने को तैयार नहीं है जितना सब प्राइवेट कोचिंग्स पे करते हैं। और आजकल तो फर्स्ट क्लास के बच्चे भी कोचिंग जाने शुरू हो गए, यानी फर्स्ट क्लास से लेकर आखिरी के एग्जाम्स तक पीपल आर टेकिंग कोचिंग्स, और 20% खर्चा सिर्फ कोचिंग्स का होता है फीस में, जो टोटल खर्चा जो एक बच्चे के ऊपर एजुकेशन में किया जाता है। तो ये था एनएसएस के सर्वे का आर्टिकल। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे की न्यूज़। आगे की न्यूज़ है प्लिया फॉर लीगल एंटाइटी स्टेटस टू एनिमल्स। ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि एक पिटीशन दाखिल की गई, उसमें ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट में कि जो एनिमल है, पूरे एनिमल किंगडम, एवियंस, उन सबको मिला करके हमें उन्हें लीगल एंटाइटी घोषित कर देना चाहिए। देखिए, अभी फिलहाल एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के तहत, यानी कि इस एक्ट के तहत ही लोगों को पनिशमेंट जो क्रूएल्टी करते हैं एनिमल्स के साथ वो इन्हीं एक्ट के तहत दी जाती है। लेकिन अब इस पिटीशन में कहा गया कि आप पूरे एनिमल किंगडम को लीगल एंटाइटी घोषित कर दो। लेकिन अगर हम लीगल एंटाइटी स्टेटस उनको दे देते हैं, उसका मतलब है बाय जुडिशियल डायरेक्शन एनिमल्स विल बी बिस्टोर्ड अपॉन द कैपेसिटी टू स्यू एंड टू बी स्यूड इन कोर्ट्स ऑफ लॉ। मतलब जैसे कि एक आम इंसान को हम ट्रीट करते हैं कि उनको जो भी अधिकार दिए जाते हैं, वैसे ही अधिकार एक एनिमल्स को भी मिल जाएगा। ये कहना है पिटीशन में जो लीगल एंटाइटी का मतलब है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे एनिमल किंगडम को लीगल एंटाइटी घोषित कर दें। लेकिन जो पिटिशनर है उनकी तरफ से ये कहा गया कि अभी जो एक्ट है हमारे पास, उसके तहत उतने इफेक्टिव तरीके से काम नहीं हो रहा, अभी भी एनिमल्स के साथ बहुत ज़्यादा क्रूरता होती है। तो शायद ये सिर्फ एक पेपर में एक्ट बन के रह गया है, रियलिटी में इसका कोई यूज़ नहीं आ रहा है। इसलिए ये ज़रूरी है कि एनिमल किंगडम को एक लीगल एंटाइटी घोषित किया जाए। और ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसी मांग उठी है, इससे पहले ऑलरेडी 2 स्टेट्स, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से एनिमल्स को लीगल एंटाइटी स्टेटस प्रोवाइड किया जा चुका है उनके पर्टिकुलर स्टेट में। तो ये पहले भी एक ऐसा हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे जो मांग है कि पूरे मतलब इंडिया में जो भी एनिमल किंगडम है उन सब को लीगल एंटाइटी घोषित कर देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा बिल्कुल कहा नहीं गया है कि हम ऐसा कर देंगे, क्योंकि जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू देख के लग रहा है कि वो इसके पक्ष में नहीं है। बट हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि वो इसके पर विचार करेंगे। अगर हम लीगल एंटाइटी की बात करें तो लीगल एंटाइटी का मतलब होता है कानून के द्वारा लीगल या फिर ज्यूरिस्टिक पर्सन घोषित करना। इसमें इनकी एक आइडेंटिटी, एक लीगल पर्सनालिटी, उनके ड्यूटीज, उनके राइट्स सब कुछ होते हैं जैसे एक इंसान के होते हैं। तो यहाँ पे कानून के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है। इनके पास
राइट्स होते हैं, इनकी ड्यूटीज़ या लाइबिलिटीज़ ऑफ लिविंग पर्सन। तो इसीलिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में कि क्या आपके डॉग के मतलब जो लॉज या ड्यूटीज़ हैं उनकी, वो आपके बराबर या आपकी इक्विवेलेंट कैसे हो सकती है। अगर हम उन्हें लीगल एंटिटी घोषित करते हैं तो इसका मतलब यही होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, इसे मतलब प्राइवेट बिजनेस फर्म या एंटाइटी, नॉन गवर्नमेंटल या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट एंड सोसाइटीज़। तो उनकी तरफ से यही कहा गया था कि जब हम टेम्पल्स को, ट्रस्ट को लीगल एंटाइटी घोषित कर सकते हैं तो फिर हम एनिमल्स को लीगल एंटाइटी घोषित क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लीगल एंटाइटी बताने का मेरा पॉइंट था, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आज की नेशनल न्यूज़ यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही डिटेल तरीके से इसे समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। और अगर आपको हमसे कुछ शिकायत है या फिर आपको हमें कुछ कहना है तो बड़े ही प्यार से आप कमेंट सेक्शंस में हमें कह सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे।